Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर. Co-powered by Mongia Steel, Steel का बादशाह. In association with JK Smart Tire. Save fuel, stay safe. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एवं कैप्सूल अब दर्द भी घुटने टेकेगा. PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards. मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डीकोड करते हैं। संडे हो या मंडे, पश्चिम बंगाल की जनता आजकल हर रोज टीएमसी नेताओं पर अंडे बरसा रही है। विधायक दल में बगावत होने के बाद अब ममता बनर्जी के खिलाफ यह विद्रोह दिल्ली तक पहुंचने वाला है। टीएमसी का बागी गुट अब अभिषेक बनर्जी को टीएमसी के संसदीय दल के नेता पद से भी हटाने की तैयारी कर रहा है। यानी पहले विधानसभा में विद्रोह हुआ और अब लोकसभा में होगा। बागी गुट का दावा है कि लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसदों में से 23 ममता बनर्जी को छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। और इस सब के बीच आज हम आपको ममता बनर्जी का अकेलापन भी दिखाएंगे। इसके बाद हम आपको इबोला वायरस पर दुनिया के अमीर देशों की राजनीति दिखाएंगे। इबोला एक बहुत खतरनाक वायरस है जिससे पूरी दुनिया में अब तक 60 लोग मारे जा चुके हैं। इस समय केनिया की जनता अमेरिका के इबोला सेंटर को लेकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। अमेरिका इस सेंटर में इबोला से संक्रमित अपने नागरिकों को यहां केनिया में रखना चाहता है, इसलिए उसने केनिया में एक क्वारंटीन सेंटर बना दिया है जहां पर वो अपने नागरिकों को रखेगा ताकि ये संक्रमण अमेरिका में ना फैले। पश्चिमी देशों की बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां अमीर देशों में फैलने वाले वायरस के लिए तुरंत वैक्सीन बनाती हैं ताकि इससे पैसा कमाया जा सके। लेकिन इन्हीं कंपनियों ने अफ्रीका के गरीब देशों में फैलने वाले इस वायरस की वैक्सीन अब तक नहीं बनाई है। और आखिर में आपको दिखाएंगे कि कैसे 10 जून को प्रधानमंत्री मोदी भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। 10 जून 2026 को प्रधानमंत्री मोदी पहली लोकसभा के गठन के बाद आजाद भारत में सबसे लंबे समय तक लगातार पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। 10 जून को प्रधानमंत्री मोदी का लगातार कार्यकाल 4399 दिन का हो जाएगा, जो जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों के रिकॉर्ड से एक दिन ज्यादा होगा। तो आज ये आंकड़ों की जो खबर है इसका विश्लेषण भी हम आपके लिए करेंगे। लेकिन आज सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूं ममता बनर्जी की नई तस्वीरों के साथ। एक जमाने में जब वो अपने घर से निकला करती थी तो सैकड़ों हजारों लोग उनके साथ चलते थे, लेकिन आज वो कितनी अकेली दिख रही हैं ये आज आप इन तस्वीरों में देखिए। आज उन्होंने कोलकाता के रेड रोड पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को नमन किया। पश्चिम बंगाल में बदलाव की ये तस्वीर देखिए कि जहां पर खड़े होकर ममता बनर्जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़े, ठीक उसी के बगल में बीजेपी का झंडा भी लहरा रहा है। ये देखिए, ममता बनर्जी यहां खड़ी हैं, लेकिन पीछे बैकग्राउंड में बीजेपी का झंडा लहराते हुए आपको दिखाई दे रहा है। और यही इस समय पश्चिम बंगाल की सच्चाई है। दिलचस्प बात यह है कि सुभाष चंद्र बोस की यह प्रतिमा कोलकाता विधानसभा के बहुत नजदीक है। 15 वर्षों तक जो पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी का गढ़ रहा, वहां पर अब बीजेपी का प्रभाव बढ़ गया है, आप देख रहे हैं। और ममता बनर्जी की हार को आज 1 महीना पूरा हो चुका है। 4 मई को चुनावी नतीजे आए थे और आज 4 जून है। ममता बनर्जी की आज की तस्वीर इस बात का संकेत है कि जब सत्ता चली जाती है तो नेता और विधायक साथ छोड़ देते हैं, वफादार दूर चले जाते हैं, यहां तक कि आपकी परछाई भी आपका साथ छोड़ देती है। सत्ता जाते ही भीड़ छटने लगती है और राजनीतिक रिश्तों की असली परीक्षा
शुरू हो जाती है। ये तस्वीरें आज ममता बनर्जी की देखिए, जब वो शाम को अपने घर से निकली। आज उन्हें ये समझ में आ रहा होगा कि कौन उनका अपना है और कौन पराया है, और जो लोग इतने वर्षों तक उनके वफादार रहे वो उनके नहीं बल्कि सत्ता की ताकत के वफादार थे। किसी भी नेता के लिए सबसे मुश्किल समय वही होता है जब वो सत्ता से बाहर चला जाता है, और ममता बनर्जी का ये संघर्ष अभी तो सिर्फ शुरू ही हुआ है। लोग 24 अवस्था अच्छा नाम देता सामने में जाती जाओ हो जाओ सुजीत समय का चक्र देखिए। अपने 15 वर्षों के शासन में ममता बनर्जी ने मुस्लिम तुष्टीकरण किया, लेकिन आज वही ममता बनर्जी कोलकाता के मशहूर कालीघाट इलाके के प्रसिद्ध काली मंदिर पहुंची। वो तस्वीरें भी देखिए। अच्छा नाम देता सामने में जाती जाओ हो जाओ सुजीत तो ममता बनर्जी कालीघाट मंदिर पहुंची हैं, एक आम इंसान की तरह, एक आम नागरिक की तरह। और 15 साल के बाद ममता बनर्जी शायद इस प्रकार से पहली बार नजर आई हैं, जब वो बिल्कुल अकेली हैं। उनके आसपास जो पूरा तामझाम हुआ करता था जब वो मुख्यमंत्री थी, वो एक अलग ही प्रकार का हुआ करता था। लेकिन आज आप देखिए कि ममता बनर्जी खुद को कितना अकेला महसूस कर रही होंगी, और जब सत्ता जाती है तो यही होता है। बहुत साल पहले अंडों को प्रमोट करने के लिए टीवी पर एक विज्ञापन आता था, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल की जनता इसी विज्ञापन को फॉलो कर रही है। अब वहां की जनता टीएमसी के नेताओं से कह रही है, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। और इसीलिए संडे हो या मंडे यानी दिन कोई भी हो, टीएमसी के नेता जैसे ही बाहर निकलते हैं, जनता उन पर अंडों की बरसात शुरू कर देती है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने 3 जून को टीएमसी के पार्षद अरिजीत दास ठाकुर को जबरन वसूली के आरोप में कोलकाता से गिरफ्तार किया था, और इस दौरान आम लोगों ने इस टीएमसी पार्षद पर लगातार अंडे फेंके और चोर चोर के नारे भी लगाए। अब आपको टीएमसी के एक और नेता पर अंडों से हमले की तस्वीर दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में 2 जून को टीएमसी के पूर्व विधायक सनत डे पर आम लोगों ने अंडे फेंके, पत्थर फेंके और इनके लिए भी चोर चोर के नारे लगाए। ये टीएमसी नेता जैसे ही अपने पार्टी ऑफिस से बाहर निकले, वैसे ही जनता अंडे लेकर उनका हिसाब किताब करने के लिए वहां पर पहुंच गई।
ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने टीएमसी नेताओं पर अपना गुस्सा दिखाने के लिए अंडों को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। इसी तरह 30 मई को पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी पर भी आम जनता ने ऐसे ही अंडे फेंके थे। ये तस्वीरें आपने देखी होंगी। ममता बनर्जी के लिए ये एक बहुत खतरनाक स्थिति है, क्योंकि टीएमसी के गढ़ पश्चिम बंगाल में ही आम जनता इस पार्टी के नेताओं का सिर्फ विरोध नहीं कर रही, बल्कि अब सरेआम सड़कों पर उनका अपमान भी कर रही है। और ये अपमान ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी सहा है। अब टीएमसी के एक और नेता को देखिए। इस नेता का नाम है शाहिदुल मियां और ये आम लोगों से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिलाने के लिए कट मनी वसूलता था। और ये कट मनी 5,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक होता था। लेकिन जब जनता ने इसके घर को चारों तरफ से घेर लिया तो ये नेता बचने के लिए अपने बेड के नीचे छिप गया। दो दिन पहले हमने आपको एक और तस्वीर दिखाई थी जिसमें एक टीएमसी नेता जनता से वसूले गए कट मनी को अब लोगों को वापस कर रहा था और हाथ जोड़कर माफी मांग रहा था। इस वीडियो के बाद अब पूरे पश्चिम बंगाल की जनता टीएमसी नेताओं से कट मनी के रूप में वसूला गया पैसा वापस मांग रही है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह की स्थिति इस समय दिख रही है, ऐसा इससे पहले कभी भी भारत के किसी राज्य में नहीं देखा गया। ऐसा नहीं है कि भारत के किसी राज्य में कोई पार्टी कभी सत्ता से बाहर नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी चुनाव नहीं हारी। ऐसा नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री चुनाव ना हारा हो, सत्ता से बाहर ना गया हो। लेकिन इस प्रकार की स्थिति किसी और राज्य में किसी और नेता के साथ, किसी और पार्टी के नेताओं के साथ देखने को नहीं मिली है। और अभी मैंने जिन नेताओं की तस्वीरें आपको दिखाई हैं एक एक करके, ये कौन नेता हैं? ये वो नेता हैं जो टीएमसी के दबंग नेता हुआ करते थे एक जमाने में, जो लोगों से जबरदस्ती पैसा वसूलते थे। इनका डर था, खौफ था, किसी की हिम्मत नहीं थी कि इनके सामने कुछ बोले। ये नेता जिसे कहते थे उसे जनता को वोट डालना पड़ता था। और आज देखिए जनता का गुस्सा कैसे फूट के निकल रहा है और इन नेताओं की जनता ने क्या हालत कर दी है। अब जिस तरह से पश्चिम बंगाल विधानसभा में टीएमसी के बागी गुट ने ममता बनर्जी से उनकी पार्टी छीन ली, उसी तरह अब लोकसभा में भी अभिषेक बनर्जी से संसदीय दल के नेता की कुर्सी छीनी जा सकती है। इसकी पूरी प्लानिंग चल रही है। ममता बनर्जी के खिलाफ पहले सियासी विद्रोह के बाद इस समय टीएमसी के 80 विधायकों में से 58 बागी गुट के साथ हैं और सिर्फ 22 ममता बनर्जी के साथ बचे हैं। यह तो विधानसभा का आंकड़ा है जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है। 80 विधायकों में से 58 निकल गए, अब सिर्फ 22 बचे हैं ममता बनर्जी के साथ। अब ममता बनर्जी के खिलाफ दूसरा विद्रोह लोकसभा में हो सकता है। बागी गुट का यह दावा है कि लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसदों में से 23 उनके साथ हैं और ये 23 ममता बनर्जी को छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं और सिर्फ 5 सांसद ही इस समय ममता बनर्जी के साथ बचे हैं लोकसभा में। इस समय अभिषेक बनर्जी लोकसभा में टीएमसी के संसदीय दल के नेता हैं और अब बागी गुट अभिषेक बनर्जी को हटाकर संसद में इस संसदीय दल का अपना नेता चुनना चाहता है, किसी और नेता को। बागी गुट का दावा है कि लोकसभा में 23 से ज्यादा सांसद उनके साथ हैं और अब वो संसदीय दल के नए नेता को चुन सकते हैं, अभिषेक बनर्जी को हटा सकते हैं। बागी गुट के मुताबिक लोकसभा में अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी, महुआ मोइत्रा, आबू ताहिर और खलीलुर रहमान, ये 5 सांसदों को छोड़कर टीएमसी के बाकी के सभी 23 सांसद इस समय उनके साथ हैं। मतलब बस 5 सांसद ऐसे बचे हैं उनके पास जिनका नाम उस लिस्ट में शामिल नहीं है जो इस समय
ममता बनर्जी के खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। इस समय लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसद हैं कुल मिलाकर, राज्यसभा में 13 सांसद हैं, यानी संसद में टीएमसी के कुल मिलाकर 41 सांसद हैं। अब अगर टीएमसी के बागी गुट को अभिषेक बनर्जी को संसदीय दल के नेता के तौर पर हटाना है तो उन्हें लोकसभा में टीएमसी के 2/3 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होगी। बागी गुट को 28 सांसदों का 2/3 यानी 19 सांसदों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी, जबकि बागी गुट इस आंकड़े से 4 ज्यादा यानी 23 सांसदों के समर्थन का दावा कर रहा है। यह बहुत बड़ा दावा है, लेकिन अगर यह दावा सही है तो आप समझ लीजिए कि अभिषेक बनर्जी का जाना तय है और अब यही विद्रोह आपको संसद में भी दिखाई देगा टीएमसी के खिलाफ, ममता बनर्जी के खिलाफ। टीएमसी के बागी गुट ने जिस तरह विधानसभा स्पीकर को 2/3 विधायकों का समर्थन पत्र देकर वहां पर नेता विपक्ष को बदल दिया, उसी तरह टीएमसी का यह बागी गुट लोकसभा स्पीकर को 2/3 सांसदों का समर्थन पत्र देकर अब अभिषेक बनर्जी की जगह अपना नया नेता बना सकता है। और यह सब कुछ कब हो सकता है? यह होगा जुलाई के तीसरे हफ्ते में, यानी जब संसद के मॉनसून सेशन की शुरुआत होगी तभी आपको यह ड्रामा देखने को मिल सकता है। अगर टीएमसी में ममता बनर्जी के करीबी सांसदों की बात करें तो महुआ मोइत्रा, सागरिका घोष, सयानी घोष, शताब्दी रॉय, कीर्ति आजाद और यूसुफ पठान, ये सारे वो लोग हैं जो बात बात पर ममता बनर्जी का समर्थन करते थे, बात बात पर वीडियो बनाते थे, सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय रहते थे। इन लोगों ने एक बार भी उनके साथ सार्वजनिक तौर पर ये लोग दिखाई नहीं दिए हैं। आज बड़ा सवाल ये है कि जो इन ममता बनर्जी के सबसे करीबी लोग हुआ करते थे, ममता बनर्जी के बारे में किसी ने भी कुछ कह दिया, किसी ने कुछ लिख दिया, किसी ने कोई बयान दे दिया, तो सबसे पहले ये सांसद आकर ममता बनर्जी की तरफ से पैरवी करते थे। सबसे पहले यही लोग आकर सार्वजनिक बयान देते थे, अपने वीडियो बनाते थे, सोशल मीडिया पर आकर बड़े बड़े पोस्ट लिखते थे। लेकिन जब से ममता बनर्जी हारी हैं और ये विद्रोह शुरू हुआ है, तब से ये लोग कहाँ गायब हैं। ममता बनर्जी के जो करीबी लोग हैं वो ये जानना चाहते हैं, इस देश के लोग भी ये जानना चाहते हैं कि उनके ये सारे सांसद, उनके करीबी लोग आखिर कहाँ हैं। ये ममता बनर्जी के साथ नजर क्यों नहीं आ रहे हैं, किसी तस्वीर में नहीं है, किसी वीडियो में नहीं है, और अभी तक इन्होंने कोई सार्वजनिक बयान भी नहीं दिया है ये स्पष्ट करते हुए कि ये किसके साथ हैं। ऐसा लगता है कि इस मुश्किल वक्त में सबने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया है और ममता बनर्जी अकेली पड़ गई हैं। इस समय टीएमसी के 23 सांसद ममता बनर्जी को छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं और ये दावा खुद टीएमसी के पूर्व नेता रिजू दत्ता कर रहे हैं, जिन्हें कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने सस्पेंड कर दिया था। धुरंधर पार्ट 1 है बंगाल विधानसभा, धुरंधर पार्ट 2 है देश का संसद। क्योंकि जो हालत है, इस हालत में तृणमूल कांग्रेस में कोई रहना नहीं चाह रहा है। क्योंकि जो भी तृणमूल के सांसद हो, विधायक हो या प्रवक्ता हो या लीडर्स हो, इनके साथ जो बेइज्जती किया गया, इनके साथ इनको जो अपमान किया गया, इनके साथ जो थ्रेट कल्चर चलाया गया, जैसे धमकाया गया, चमकाया गया, जैसे भय का पूरा माहौल था, उसमें कोई नहीं रहना चाहता, कोई नहीं। मेरे पास तो इतना भी खबर है कि 20 सांसद एप्लीकेशन फॉर्म डाल चुके हैं बीजेपी के दफ्तर में, पर बीजेपी ले नहीं रही है। खबर सूत्रों के मुताबिक मेरे पास खबर है कि शायद 9 सांसदों का एक शॉर्ट लिस्ट बना है। अब बीजेपी पार्टी जानती है, मैं तो बीजेपी में नहीं हूं, बीजेपी जानती है किसको लेगी किसको नहीं लेगी, या किसी को लेगी भी कि नहीं लेगी। बट इतना है कि 20 सांसद ने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके रखा हुआ है, ये मेरे पास सूत्रों के मुताबिक खबर है। टीएमसी के बागी गुट में सबसे ज्यादा नाराजगी अभिषेक बनर्जी को लेकर है। टीएमसी से निष्कासित नेता संदीपन साहा के मुताबिक विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद भी टीएमसी के नेताओं, सांसदों और विधायकों पर अभिषेक बनर्जी का गुणगान करने का दबाव लगातार डाला जा रहा था और पूरी कोशिश ये थी कि इस हार के लिए उन्हें जिम्मेदार न माना जाए। दल जब हार गया, उसके बाद जब हम लोग मीटिंग में गए थे, वहां पे सारे एमएलएस को बोला गया था कि अभिषेक के बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता है, वो बहुत अच्छा काम किया, सब खड़े होकर उसको स्टैंडिंग ओवेशन दो। ऐसे ऐसे एमएलएस जो एमएलए तब से है जब अभिषेक बनर्जी शायद स्कूल में पढ़ते थे, उनको खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन देना पड़ा।
कहीं ना कहीं तो मन में लगेगा, कहीं ना कहीं तो कुछ तो इसका रिएक्शन होगा। अभी भी अगर दल यही सोचते हैं कि हम ही लोग सब कुछ है, किसी से कोई डिस्कशन नहीं करना है, किसी का कोई ओपिनियन नहीं लेना है, हम लोग डिसाइड करके आप लोग को बोल देंगे और आप लोग को वही राह में चलना पड़ेगा, ऐसे होते हुए आया है। आज जब मौका मिल रहा है कि इसको नकारने का, लोग नकार रहे हैं। क्या ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी या जो उधर के जो भी एमएलए हैं या सांसद या कोई भी, किसी का कॉल आप लोगों के पास में आया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया। कोई एमएलए हमसे कांटेक्ट नहीं किया, या फिर ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी ने भी हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किया। अब देखिए, जो ममता बनर्जी के कुछ करीबी नेता हैं वो ये कहते हैं कि ये जो बागी विधायक भी हैं, ये ममता बनर्जी के नाम पर ही चुनाव जीतकर यहाँ तक आए हैं। उनका मानना है कि ये चुनाव ममता बनर्जी के नाम पर हुआ था और जो लोग जीत कर आए हैं वो ममता बनर्जी के नाम पर चुनाव जीत कर आए हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस पूरे खेल के पीछे बीजेपी है। लेकिन ये लोग ये भूल गए कि ममता बनर्जी तो खुद ही अपना चुनाव हार गई। जो नेता खुद चुनाव हार जाए, वो भी अपने गढ़ से, भवानीपुर से, उनके नाम पर दूसरे लोग कैसे जीत कर आ सकते हैं, ये थोड़ा सोचने की बात है। तो अब बड़ा सवाल यह है कि क्या पश्चिम बंगाल से विपक्ष के खिलाफ एक नए विद्रोह की शुरुआत हो गई है? यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। आपको याद होगा, पिछले साल सितंबर के महीने में नेपाल में जेन जी का एक जबरदस्त आंदोलन हुआ था, जिसमें उन्होंने नेपाल में प्रधानमंत्री ओली की सरकार को उखाड़ फेंका था। और तब नेपाल के युवाओं ने नेपाल सरकार में पूर्व प्रधानमंत्रियों सहित कैबिनेट के कई सीनियर मंत्रियों के घरों को घेर लिया था। सरेआम वहां के बड़े बड़े नेताओं को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर उनकी पिटाई की थी। आप शायद भूल गए होंगे। आप नेपाल की इन तस्वीरों को देखिए। नेपाल की इन तस्वीरों के आने के बाद भारत के कई विपक्षी नेताओं को एक नई उम्मीद जगी और उन्होंने भी भारत के युवाओं और जेन जी को यह कहकर भड़काना शुरू कर दिया कि आप भी सड़कों पर निकलकर ऐसा ही आंदोलन भारत में कीजिए और भारत की सरकार को उखाड़ फेंकिए। तब कई विपक्षी नेताओं ने भारत में नेपाल जैसा माहौल बनाने की कोशिश की थी। 4 नवंबर 2025 के अपने एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि अगर भारत में जनता ने कभी ऐसा आंदोलन किया भी जैसा नेपाल में हुआ, या भारत में अगर कभी जेन जी या युवाओं ने गुस्से में इस तरह वो लोग सड़कों पर उतरे, तो सरकार को नहीं बल्कि वो विपक्षी पार्टियों के नेताओं को इस तरह दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे। ये विद्रोह सरकार के खिलाफ नहीं होगा, ये विद्रोह विपक्षी नेताओं के खिलाफ होगा, क्योंकि भारत की जनता अब इन विपक्षी नेताओं से दुखी हो चुकी है। और पश्चिम बंगाल में आजकल आपको जो कुछ भी देखने को मिल रहा है वो हमारी इसी बात को सच कहता है। पश्चिम बंगाल में आपने देखा होगा कि वहां की जो जनता है वो कैसे टीएमसी के नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। वहां की जनता कैसे टीएमसी के नेताओं पर अंडे बरसा रही है। आपने ये सारी चीजें, खबरें देखी होंगी। ये जो सारे नेता हैं, ये कौन है? ये विपक्ष के नेता हैं। तो आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेताओं को, ममता बनर्जी जैसे विपक्ष के जो बड़े नेता हैं, उन्हें लेकर वहां की जनता में कितना गुस्सा है। और ये बात जिस एपिसोड में मैंने आपको कही थी, सबसे पहले मैं आपको उसका एक अंश दिखाना चाहता हूं। आजकल चारों तरफ जेन जी की बहुत चर्चा है और बहुत सारे विपक्षी नेताओं को ये उम्मीद है, वो ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि भारत का जेन जी एक दिन विद्रोह करेगा। आज हम आपको एक बड़ा दिलचस्प विश्लेषण दिखाना चाहते हैं कि अगर भारत में जेन जी ने कभी विद्रोह किया भी, तो शायद भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बनेगा जहां जेन जी सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि अपने देश के विपक्ष के खिलाफ ही विद्रोह करेगा। अगर भारत में जेन जी का विद्रोह हुआ
तो देश में कई बड़े बड़े राजनीतिक खानदानों की दुकानें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। राहुल गांधी को न सिर्फ बिहार के बल्कि पूरे देश के जेनजी से ये उम्मीद है कि एक दिन वो आंदोलन करेंगे। और राहुल गांधी को लगता है कि जब जेनजी आंदोलन करेगा तो एक दिन ऐसा आएगा जब नेपाल की तरह भारत में भी जेनजी आंदोलन करेंगे और रातों रात बैठे बिठाए बिना चुनाव जीते देश की सत्ता बदल जाएगी और राहुल गांधी और उनके सहयोगी चुनाव जीते बिना ही सत्ता में आ जाएंगे। और ये जेनजी वो सब काम कर देगी जो राहुल गांधी और उनके दोस्त नहीं कर पाए, उनके सहयोगी नहीं कर पाए। यानी चुनावों की आवश्यकता ही नहीं है, किसी तरीके से सत्ता उखड़ जाए, सत्ता परिवर्तन हो जाए और हम आ जाएं। हम मेहनत नहीं कर सकते, जेनजी से ये मेहनत करवाइए ताकि सत्ता बदल जाए। और इसीलिए राहुल गांधी नेपाल का उदाहरण देकर देश के जेनजी को अक्सर उकसाने की कोशिश करते रहते हैं। इसलिए वो सारे लोग जो ये कामना करके बैठे हैं, सपना देख रहे हैं विपक्ष के कि जेनजी देश के युवा आंदोलन करेंगे तो हमें बिना मेहनत किए ही हमारे लिए सत्ता पलट जाएगी और हम सत्ता में आ जाएंगे, अब उन्हें सावधान रहना होगा। भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश होगा जहां जेनजी ने अगर विद्रोह किया तो उसका नुकसान सबसे ज्यादा विपक्षी नेताओं को होने वाला है, इसलिए वो सावधान हो जाएं। ये बात मैंने आपसे 4 नवंबर को कही थी पिछले साल और स्थिति आज बिल्कुल बदली नहीं है। आप अगर आज देखें तो भारत के लोग जो अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं वो विपक्ष के खिलाफ दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की तस्वीरें देख लीजिए। पश्चिम बंगाल में जो आम जनता है वो किसके खिलाफ अपना गुस्सा दिखा रही है, सड़कों पर किस पार्टी के नेताओं की खुलेआम पिटाई हो रही है, आप देख लीजिए। और ममता बनर्जी विपक्ष की सबसे बड़ी नेताओं में से एक है। नेपाल में जेनजी का गुस्सा वहां की राजनीति में परिवारवाद के खिलाफ था। उन सब की नाराजगी इस बात से थी कि नेपाल के बड़े बड़े नेताओं के बच्चे राज कर रहे हैं और नेपाल की गरीब जनता के बच्चे पिस रहे हैं। अब आप भारत की राजनीति में 2 बड़ी घटनाओं को देखिए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने जिस तरह अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को पार्टी का सर्वे सर्वा बना दिया, उनके खिलाफ उनकी अपनी ही पार्टी में नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की जनता ने में भी कितना गुस्सा है यह आपने देखा। और इसीलिए अभिषेक बनर्जी को लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। तमिलनाडु में भी परिवारवाद के प्रतीक के तौर पर देखे जाने वाली एम करुणानिधि की डीएमके पार्टी को जनता ने एक ही झटके में सत्ता से बाहर फेंक दिया और यह बता दिया कि उन्हें एम करुणानिधि के पुत्र एम के स्टालिन अब मंजूर नहीं है। और तमिलनाडु की जनता ने एक बिल्कुल नई पार्टी बनाने वाले जोसेफ विजय को अपना मुख्यमंत्री चुन लिया। तो जो मैं आपसे आज बात कह रहा हूं, विद्रोह तो हो रहा है भारत में भी, लोग आंदोलन तो कर रहे हैं, लोग सड़कों पर तो उतर रहे हैं, लेकिन किसके खिलाफ? भारत की जनता ने, भारत के जेनजी ने, भारत के युवाओं ने पश्चिम बंगाल में विपक्षी पार्टी टीएमसी को ही उखाड़ कर फेंक दिया। उन्हीं लोगों ने तमिलनाडु जैसे बड़े राज्य में डीएमके जैसी विपक्षी पार्टी को उखाड़ कर फेंक दिया और जोसेफ विजय को चुन लिया। भारत में लोकतंत्र के 4 स्तंभ माने जाते हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। इस समय भारत के विपक्षी नेताओं ने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों को ही बुरी तरीके से बदनाम कर दिया है। विपक्षी नेताओं ने भारत की तमाम केंद्रीय संस्थाओं, इलेक्शन कमीशन, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स को बदनाम किया, सुप्रीम कोर्ट को बदनाम किया और अब तो विपक्षी नेताओं ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों पर भी सीधा हमला करना, आरोप लगाना शुरू कर दिया है। जैसे हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट की एक जज के सामने पेश होने से ही इनकार कर दिया और कहा कि यह जज निष्पक्ष नहीं है। चुनावों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि चुनाव भी रिग्ड है। लोकतंत्र के इन तीनों स्तंभों को बदनाम करने के बाद अब सोशल मीडिया पर एक नई लहर चली है और वो है भारत के मीडिया को बदनाम करने की लहर। ये विपक्षी दल, ये पार्टियां और इनके आईटी सेल ये समझ चुके हैं कि 4 स्तंभों में सिर्फ एक स्तंभ ऐसा बचा है जो अब भी मजबूती से खड़ा है और वो स्तंभ है मीडिया।
इसलिए अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके जगह जगह पर आप देखेंगे कि मीडिया के बड़े बड़े पत्रकारों, न्यूज़ एंकर्स को लगातार बदनाम किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर उनके मीम्स बनाकर डाले जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस देश के लोगों को अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ही भरोसा करना चाहिए और देश के लोग मीडिया से नाराज हैं। ये लोग चाहते हैं कि देश की जनता ना तो अदालतों द्वारा सुनाए जा रहे फैसलों को माने, ना चुनाव के नतीजों को माने, ना ईडी और सीबीआई की जांच को माने और आखिरी कड़ी है मीडिया, जो मीडिया कह रहा है उसे भी ना माने। यानी लोकतंत्र के जो चारों स्तंभ हैं उन्हें बुरी तरीके से बदनाम कर दो। अभी तक हमारे देश का मीडिया काफी विश्वसनीय रहा है, मेरा ऐसा मानना है, लेकिन अब ये लोग चाहते हैं कि मीडिया के रूप में ये आखिरी विकेट भी गिर जाए। असल में ये सारा नैरेटिव उन लोगों को सूट करता है जो भारत को नेपाल और बांग्लादेश जैसा बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जब भारत के लोग लोकतंत्र के इन चारों स्तंभों पर विश्वास करना बंद कर देंगे, तब ऐसी क्रांति लाना आसान हो जाएगा उनके लिए, जिससे वो बैठे बैठाए सत्ता में आ जाएं। क्योंकि सोशल मीडिया का ये रास्ता एक ऐसी दिशा में जाता है जहां भारत जैसे मजबूत देश को तोड़ने की एक साजिश चल रही है। ये विपक्षी पार्टियां समझ चुकी हैं कि जनता में बढ़ते गुस्से के कारण अब ये चुनाव कभी नहीं जीत पाएंगी। इसलिए सत्ता में आने का एकमात्र रास्ता यही बचा है कि इस देश के युवाओं को भड़काया जाए, देश में चारों तरफ असंतोष की आग को फैलाया जाए, देश की जनता को बहकाया जाए, उनके सामने झूठे बयान दिए जाएं। और राहुल गांधी भी इसी अराजकता फैलाने वाले मॉडल पर लगातार बड़ी बड़ी झूठी भविष्यवाणियां कर रहे हैं, लोगों को बहका रहे हैं और उन्हें लगता है कि सिर्फ 1 साल में ही मोदी सरकार गिर जाएगी। ये है राहुल गांधी का सपना, जिसमें वो सोचते हैं कि एक दिन वो सुबह सुबह उठेंगे और देखेंगे कि वो प्रधानमंत्री बन गए हैं। हिंदुस्तान के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है। तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है। वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से, वो कोलैप्स कर रहा है अंदर से, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाएगा। आप क्या सोचते हो, अगर जनता को मालूम है कि इलेक्शन सिस्टम रिग्ड है और जनता की मतलब इकोनॉमिक प्रेशर, गरीबी, दर्द के कारण जनता में गुस्सा आ गया, आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा कल क्या होने वाला है? तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है, मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है, धड़ाधड़ 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 हमारे सिस्टम से आ रहा है। अब ये हो सकता है कि जनता के प्रेशर को ये सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। तो राहुल गांधी का बिजनेस मॉडल देखिए। चुनावों को लेकर जब वो चुनाव में हारते हैं तो कहते हैं कि वोट चोरी हो गई। पश्चिम बंगाल में आज आप देख लीजिए कांग्रेस पार्टी की क्या हालत हो गई है। डीएमके के साथ उन्होंने गठबंधन किया था। तमिलनाडु के चुनाव में देख लीजिए आज कांग्रेस पार्टी की क्या हालत हो गई है। बाकी के राज्यों में, बिहार में देख लीजिए कांग्रेस पार्टी की आज क्या हालत हो गई है। लेकिन वो लगातार हमारे चुनावी प्रक्रिया को निशाना बनाते हैं, कहते हैं वोट चोरी हो रहे हैं, अदालतों को निशाना बना रहे हैं, हमारे देश की एजेंसीज को निशाना बना रहे हैं और मीडिया के बारे में वो लगातार क्या कहते हैं ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। आज जो उन्होंने बयान दिया है ये बहुत खतरनाक बयान है, ये बहुत ही आपत्तिजनक बयान है। इस बयान के बाद आज भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा जरूर करना चाहिए। उन्होंने हेड ऑफ इंटेलिजेंस का जिक्र किया। मेरे हिसाब से शायद वो इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात कर रहे थे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग भी, उनके चीफ भी उन्हें जानकारियां दे रहे हैं, उन्हें मैसेज भेज रहे हैं। तो आज आईबी के चीफ तपन कुमार डेका को भी राहुल गांधी से बात करनी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि किस आधार पर उन्होंने इतना बड़ा दावा किया। आज भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत को भी राहुल गांधी को जरूर फोन लगाकर पूछना चाहिए कि न्यायपालिका से ऐसे कौन कौन से जज हैं जो राहुल गांधी को लगातार संदेश भेज रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, जानकारियां लीक कर रहे हैं। मैं आज ये बात कहना चाहता हूं कि ये तीनों बहुत ही इस देश के सम्मानित लोग हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे हैं। आज इन्हें राहुल गांधी से जरूर यह पूछना चाहिए कि राहुल गांधी आए और पूरे देश के सामने
ये स्पष्ट करें कि आईबी से कौन है जो उन्हें ये लगातार इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है। कौन कौन से ऐसे जज हैं जुडिशरी से जो वो कह रहे हैं, जो उन्हें इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हैं उनके सामने, और वो जिस चुनाव आयुक्त की बात कर रहे हैं वो कौन है। आज ये बात ऐसे नहीं जानी चाहिए, और अगर ये बात साबित नहीं होती तो फिर राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी रूप से कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी इस देश को बहका रहे हैं, झूठे दावे कर रहे हैं। ये दावा तो उन्हें साबित करना ही पड़ेगा। और इससे भी बड़ी बात, खतरनाक बात जो उन्होंने कही वो ये कि बहुत जल्द भारत में इमरजेंसी लग सकती है, आपातकाल लग सकता है। उन्हें लगता है कि जैसे उनकी दादी इंदिरा गांधी ने एक बार आपातकाल लगा दिया था, अब आगे भी भारत में आपातकाल कभी लग सकता है, क्योंकि वो इसी मॉडल को समझते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा खतरनाक बयान है, लोगों को डराने वाला, कि भारत में आपातकाल लग सकता है। ये एक बहुत बड़ा और देश को अस्थिर करने वाला खतरनाक बयान है, और ऐसा बयान देने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई जो भी हमारे संविधान में है वो ज़रूर होनी चाहिए। और वो खुद एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वो लोकसभा में नेता विपक्ष हैं। आज उनकी ये बातें सुनकर अगर दूसरे देशों के जो नेता हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है, वो भारत के बारे में क्या कहेगा। वैसे एक बात राहुल गांधी को कभी नहीं भूलनी चाहिए कि इस देश में पहली और अब तक की आखिरी बार इमरजेंसी खुद उनकी अपनी दादी इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को लगाई थी। तो राहुल गांधी का सपना तो यही है कि बस इसी तरह गाड़ी चलती रहे। वो समझ चुके हैं कि चुनाव तो वो कभी जीत नहीं पाएंगे। विपक्षी पार्टियां भी अब कोई भी ऐसी स्थिति में नहीं है जो कभी चुनाव जीत सके। उनके सामने एक ही रास्ता है, देश के लोगों को बहकाओ, देश के लोगों में असंतोष की आग लगाओ, कुछ मदद अगर बाहर से मिलती है तो वो भी ले लो, देश के लोगों को लगातार हर रोज उनको बहकाने के लिए झूठ बोलो। और यही काम राहुल गांधी इस समय कर रहे हैं। वैसे तो राहुल गांधी भारत को लेकर बड़ी बड़ी भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन लगता है कि वो खुद जो विपक्ष का इंडी गठबंधन है उसका भविष्य वो नहीं देख पा रहे हैं। वो भारत का भविष्य तो देख रहे हैं। मोदी 1 साल के बाद प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, वो ये भी देख पा रहे हैं। इस देश में इमरजेंसी लग जाएगी, ये भी देख पा रहे हैं। लेकिन उनका जो अपना विपक्षी गठबंधन है, जिसका नाम उन्होंने इंडिया रखा था, लेकिन उसे कहना चाहिए इंडी गठबंधन, उसका क्या भविष्य है वो ये नहीं देख पा रहे। अब डीएमके ने ये घोषणा कर दी है कि वो 8 जून को नई दिल्ली में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में हिस्सा नहीं लेगी। डीएमके ने कहा ना कि ये फैसला पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए लिया है। यानी डीएमके अब विपक्षी गठबंधन में नहीं बैठना चाहता। डीएमके का आरोप है कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने उसके साथ विश्वासघात किया, जिससे डीएमके के कार्यकर्ता अब कांग्रेस से नाराज हैं। तमिलनाडु चुनाव में डीएमके और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव के बाद राहुल गांधी ने जोसेफ विजय और उनकी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। इसी बीच एक और बड़ी खबर यह है कि डीएमके को लोकसभा सचिवालय से संसद में कांग्रेस से अलग बैठने की मंजूरी मिल गई है। इस मंजूरी के बाद लोकसभा में डीएमके के सांसद अब कांग्रेस के सांसदों के साथ नहीं बैठेंगे, उनसे अलग बैठेंगे। डीएमके की मांग थी कि वो अब कांग्रेस के साथ संसद में नहीं बैठना चाहती। ये सब चीजें राहुल गांधी को दिखाई नहीं दे रही, और राहुल गांधी को विपक्ष के नेता पश्चिम बंगाल में कैसे सड़कों पर पिट रहे हैं ये दिखाई नहीं दे रहा। राहुल गांधी को विपक्षी पार्टी डीएमके तमिलनाडु में कैसे चुनाव बुरी तरीके से हार गई ये दिखाई नहीं दे रहा। राहुल गांधी को अपनी पार्टी का परफॉर्मेंस पश्चिम बंगाल में 2 सीटों पर सिमट गई ये दिखाई नहीं दे रहा। कांग्रेस जैसी पार्टी तमिलनाडु में सिर्फ 5 सीटों पर सिमट गई, उन्हें यह दिखाई नहीं दे रहा। उन्हें दिखाई ये दे रहा है कि अगले 1 साल में उनका नंबर आने वाला है। अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर की, क्योंकि अब आप कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले की एक नई तस्वीर देखिए। इस हमले में एक ड्रोन इस एयरपोर्ट की छत से टकराया, जिसके बाद एक बड़ा धमाका हुआ। इससे एयरपोर्ट के टर्मिनल को काफ़ी नुकसान होता हुआ इसमें दिख रहा है। और ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के मुताबिक ये हमला उसने नहीं किया। ईरान ने इस हमले से इनकार कर दिया है। उसका कहना है कि अमेरिका के पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम में तकनीकी खराबी हो गई थी, उसकी वजह से ये हुआ है। लेकिन कुवैत का आरोप है कि यह हमला ईरान ने ही किया है।
दावे किए जा रहे हैं कि यह हमला ईरान के ही शाहिद ड्रोन के जरिए किया गया है और इसीलिए कुवैत ने 3 जून को हुए इस हमले की तस्वीरों को आज औपचारिक रूप से जारी कर दिया। तो कुवैत ने जिन तस्वीरों को जारी किया है आज इस हमले की, वो तस्वीरें आपको जरूर देखनी चाहिए। ड्रोन्स की बात हो ही रही है तो अब हम भारत की सबसे बड़ी स्वदेशी ड्रोन डील को आपके लिए डिकोड करेंगे। इस साल हमारी सेना लगभग 19,000 करोड़ रुपए के मेड इन इंडिया ड्रोन्स खरीद सकती है और यह हमारे देश के इतिहास की सबसे बड़ी ड्रोन्स की डील होगी। इस फैसले के पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहली वजह है आधुनिक युद्ध में ड्रोन्स की बढ़ती ताकत और उनका इस्तेमाल। ईरान और यूक्रेन युद्ध ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि सस्ते ड्रोन्स भी युद्ध में एक निर्णायक फैसला कर सकते हैं, ये भी बहुत कारगर रहते हैं। और दूसरी वजह है ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन हमलों को मिली जबरदस्त कामयाबी। भारतीय सेना अब सिर्फ पारंपरिक हथियारों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहती। सेना को ऐसे ड्रोन्स चाहिए जो दुश्मन की निगरानी कर सकें, खुफिया जानकारियां जुटा सकें, जासूसी कर सकें, जरूरत पड़ने पर दुश्मन के बेसिस पर सटीक हमले करके उन्हें नष्ट भी कर सकें। ड्रोन की इस डील की सबसे बड़ी शर्त यह है कि इसकी डिलीवरी में बिल्कुल भी देरी नहीं होनी चाहिए, टाइम पर डिलीवरी होनी चाहिए, क्योंकि भारत को इस समय ड्रोन्स की सख्त जरूरत है। हमें बहुत जल्द अपनी सेना को अपग्रेड करना है और डील होने के बाद ये ड्रोन्स भारतीय सेना को अगले 1.5 से 2 वर्षों में ही मिल जाएंगे। हालांकि सरकार ने इस डील पर अब तक कोई औपचारिक टिप्पणी नहीं की है। बड़ी बात यह है कि विदेशी कंपनियों के बदले ये ड्रोन्स भारतीय कंपनियां ही बनाएंगी, यानी ये सब कुछ भारत में बनेगा। इस समय भारत में ड्रोन्स का निर्माण करने वाली 600 से ज्यादा कंपनियां हैं और इस डील से हमारे देश की सैकड़ों स्वदेशी रक्षा कंपनियों को भी बहुत फायदा होगा। अब हम वायरस और बड़ी बड़ी बीमारियों को लेकर पश्चिमी देशों के दोहरे मापदंड को आपके लिए डिकोड करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको कुछ तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीरें अफ्रीका के एक देश केनिया की हैं। वहाँ की जनता पिछले कई दिनों से सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। इस विरोध प्रदर्शन में अब तक 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये विरोध प्रदर्शन महंगाई को लेकर नहीं हो रहा, बेरोजगारी को लेकर भी नहीं हो रहा। क्यों हो रहा है आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, लेकिन पहले आप तस्वीरें देखिए और फिर आपको पूरी कहानी सुनाएंगे। तस्वीरें आपने देख ली। अब आपको बताते हैं कि केनिया के ये लोग इतने नाराज क्यों हैं। असल में अमेरिका इबोला से संक्रमित अपने नागरिकों को केनिया में रखने के लिए केनिया में एक क्वारंटीन सेंटर बना रहा है। अमेरिका के बहुत सारे नागरिक अफ्रीका के देशों में हैं और इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इबोला वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। अमेरिका ने इबोला वायरस से संक्रमित अपने इन नागरिकों को अपने देश में वापस आने पर रोक लगा दी है। तो सोचिए, अमेरिका ने कह दिया है कि हमारे जो भी नागरिक हैं जिन्हें इबोला
वायरस का संक्रमण हुआ है वो वापस अमेरिका नहीं आ सकते। अमेरिका को डर है कि अगर इबोला से संक्रमित ये लोग अपने देश अमेरिका में वापस आ गए तो वहां पर भी ये खतरनाक वायरस फैल जाएगा। इसीलिए इबोला वायरस से संक्रमित अपने नागरिकों को अमेरिका अब कीनिया में एक क्वारंटीन सेंटर में रखना चाहता है। इस समय कीनिया में इबोला का कोई मरीज नहीं है। देखिए ये भी दिलचस्प बात, कीनिया में इबोला ना फैला है ना कीनिया में इबोला का कोई मरीज है। फिर भी अमेरिका ने तय किया है कि वो कीनिया में अपना एक क्वारंटीन सेंटर बनाएगा और अपने नागरिकों को यहां पर रखेगा। इसीलिए कीनिया के लोगों को यह डर है कि अगर अमेरिकी क्वारंटीन सेंटर में इबोला संक्रमित मरीजों को रख दिया गया तो यह वायरस अब कीनिया में भी फैल सकता है। पिछले हफ्ते ही कीनिया के एक हाई कोर्ट ने भी अमेरिका के क्वारंटीन सेंटर को बनाने पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद वहां पर यह अमेरिकी क्वारंटीन सेंटर बनाया जा रहा है। इस समय अफ्रीका के 2 देश कांगो और युगांडा इबोला वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इस साल अब तक इबोला के 344 मरीज मिले हैं, जिनमें से 60 लोगों की मौत हो गई। WHO ने इबोला वायरस को पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर खतरा बताया है, लेकिन सबसे चिंता की बात यह है कि इबोला वायरस का जो वेरिएंट इस समय फैला हुआ है उसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है, उसका कोई इलाज है ही नहीं। दुनिया के लिए यह महामारी असल में नई नहीं है। 1970 के दशक में इबोला वायरस की पहचान हुई थी, लेकिन 5 दशक बीत जाने के बाद भी इबोला वायरस का आज तक कोई इलाज नहीं मिला है। इसे अभी तक अफ्रीका के गरीब देशों की एक बीमारी माना जाता है। तो ऐसी क्या वजह है कि इबोला वायरस को रोकने के लिए आज तक कोई असरदार वैक्सीन नहीं बन पाई? इसकी वजह यह बीमारी नहीं है, बल्कि दुनिया भर की बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय फार्मा कंपनियों की मुनाफे वाली सोच है। इतिहास बताता है कि जब कोई बीमारी सिर्फ गरीब देशों में फैलती है तो उस बीमारी के रिसर्च पर ज्यादा पैसा नहीं खर्च किया जाता। रिसर्च पर बड़ी बड़ी कंपनियां पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहती। उसके लिए वैक्सीन नहीं बनाई जाती क्योंकि गरीब देश इन महंगी वैक्सीन्स, इनके ऊपर होने वाली R&D और इन दवाइयों को खरीद नहीं सकते। लेकिन जैसे ही कोई वायरस अमीर देशों में फैलता है तो दुनिया की बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां तुरंत उस पर रिसर्च करना शुरू कर देती हैं और फिर उसकी वैक्सीन भी बना देती हैं। फार्मा कंपनियां जानती हैं कि उनकी महंगी दवाइयों और वैक्सीन्स की बिक्री अमीर देशों में बहुत आसानी से हो जाएगी। इसलिए बिजनेस के इस दौर में, प्रॉफिट के इस दौर में वैक्सीन भी लोगों की जान बचाने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ मुनाफे के लिए बनाई जाती है। अच्छी बात यह है कि कोविड के बाद इबोला वायरस की वैक्सीन अब भारत में बनेगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अब इबोला वायरस की एक वैक्सीन का निर्माण कर रहा है और ये अफ्रीका के गरीब देशों के लिए एक बहुत अच्छी और शुभ खबर है। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि कैसे 10 जून को प्रधानमंत्री मोदी भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। 10 जून 2026 को प्रधानमंत्री मोदी पहली लोकसभा के गठन के बाद आजाद भारत में सबसे लंबे समय तक लगातार पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। विकसित भारत का विकसित भारत। जब हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, देश का टायर जेके टायर। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead high quality education in management, commerce and law. टेबल के ऊपर तो जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं, ये भाई साहब सब पचा देते। पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खाते। मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ। विकसित भारत का विकसित भारत। अरे कब से समझा रही हूँ, फिर भी आशीर्वाद की क्वालिटी है हाय, पर मेरा बजट है टाइट। अरे बैग के बाहर QR कोड स्कैन करो, बैग के अंदर यूनिक कोड पाओ और 80 रुपए का कैश बैक ले जाओ। आशीर्वाद शुद्ध चक्की आटा, कैश बैक और क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। 605। बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए
अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विकसित भारत का विकसित भारत। आज से 6 दिन के बाद यानी इसी महीने 10 जून को प्रधानमंत्री मोदी एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। 10 जून 2026 को प्रधानमंत्री मोदी पहली लोकसभा के गठन के बाद आजाद भारत में सबसे लंबे समय तक लगातार पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे। अभी तक आपने यही सुना होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले प्रधानमंत्री हैं। 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू कुल मिलाकर 6130 दिनों तक प्रधानमंत्री रहे। लेकिन 15 अगस्त 1947 से लेकर 13 मई 1952 तक पंडित नेहरू निर्वाचित प्रधानमंत्री नहीं थे। इस दौरान वो 1732 दिनों तक प्रधानमंत्री तो रहे, लेकिन वो चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री नहीं बने थे, निर्वाचित प्रधानमंत्री नहीं थे। दरअसल आजादी के बाद भारत का पहला चुनाव वर्ष 1951 से 1952 के बीच हुआ था। यह भारत का पहला लोकसभा चुनाव था, जिसके बाद 13 मई 1952 को पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। कांग्रेस पार्टी ये चुनाव जीती थी और इस तरह से निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में 13 मई 1952 से लेकर 27 मई 1964 तक जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल 4398 दिनों का बनता है। 10 जून 2026 को प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल 4399 दिनों का हो जाएगा। और इस तरह से 10 जून को प्रधानमंत्री मोदी भारत में, आजाद भारत में लगातार सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी अब तक लगातार 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। पहली बार 26 मई 2014 को वो देश के प्रधानमंत्री बने, दूसरी बार 30 मई 2019 को उन्होंने शपथ ली और तीसरी बार 9 जून 2024 को प्रधानमंत्री पद की शपथ उन्होंने ली थी। यानी वो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें एक के बाद एक 3 बार इस देश की जनता ने चुनकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया है। तो ये तो सिर्फ दिनों की बात है कि किसने लगातार आजाद भारत में पहले लोकसभा चुनाव के बाद लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक लगातार शासन किया। अब जब आप उपलब्धियों को भी देखेंगे, आज तो इतना समय नहीं है, लेकिन उपलब्धियां जब आप देखेंगे पंडित नेहरू और प्रधानमंत्री मोदी की इस 12 वर्ष की, तो भी आपको ये देखने को मिलेगा कि 12 वर्षों के इस कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी की जो उपलब्धियां हैं वो कितनी बड़ी रही हैं। वैसे इसी महीने मोदी सरकार अपने 12 वर्ष पूरे कर रही है और इस दौरान हम एक दिन और उनकी उपलब्धियों के बारे में अलग से आपको विश्लेषण दिखाएंगे। लेकिन आज एक छोटा सा ब्रेक अभी हमें लेना होगा और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। विकसित भारत का विकसित भारत। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, जय हो देश हो विदेश हो, जेके हो। देश का टायर जेके टायर। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead, high quality education in management, commerce and law. This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. The Indian Air Force to be a cut above. गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं।
विकसित भारत का विकसित वायर। और इससे पहले कि आपको अलविदा कहें, अब हम डिकोड के आज के एपिसोड के कुल व्यूज आपको बताते हैं। आपकी स्क्रीन के बाईं तरफ देखिए, जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है वो है इस समय 6.5 मिलियन, मतलब 65 लाख व्यूज आज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर डिकोड के एपिसोड को मिले हैं। और ये नंबर क्रोम डीएम की लाइव ट्रैकिंग के जरिए आ रहा है, जो हमारे रियल टाइम डिजिटल व्यूज को आपके लिए दर्शाता है, और वो हैं 6.5 मिलियन। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और बुरे समय में जो सबसे पहले याद आए वो जिंदगी का सबसे कीमती व्यक्ति होता है। नमस्कार।